अगर पाकिस्तान की आईटी और टेक इंडस्ट्री की जो फेस हैं कंवल चीमा साहिबा, उनको इलॉन मस्क जो है वो ऑफर करें टेस्ला में जॉब, तो क्या कंवल एक्सेप्ट करेंगे या रिफ्यूज़ कर देंगी? ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये होता है कि बहुत आसानी पैदा करती है। आपको लगता है पाकिस्तान के जो आईटी ग्रेजुएट्स हैं, आर द इंडस्ट्री रेडी या हमारा एजुकेशन सिस्टम उनको फेल कर रहा है? शॉर्ट टर्म में एआई उन लोगों को रिप्लेस करेगा जो एआई को यूज़ नहीं करते। पाकिस्तान का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, क्या वो फीमेल फाउंडर्स को सपोर्ट करता है या ये पीआर मिथ बनी हुई है? गोइंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ नेक्स्ट सिलिकॉन वैली, या ये सिर्फ ड्रीम ही रहेगी? कमल, व्हाट इज स्टॉपिंग पाकिस्तान फ्रॉम क्रिएटिंग अ बिलियन डॉलर टेक कंपनी लाइक गूगल और टेस्ला? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल, विच वन इज ओवररेटेड इन योर ओपिनियन? कमल को कॉल आए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की और वो कहें कि कमल आप आके आईटी और टेक इंडस्ट्री की बागडोर संभालें, तो क्या कमल एक्सेप्ट करेंगी? और अगर करेंगी तो क्या मेजर्स लेंगी कि पाकिस्तान की आईटी और टेक इंडस्ट्री जो है बूम पे चली जाएगी? अस्सलाम नाज़रीन, हसन नकवी शो की एक और एपिसोड के साथ हसन नकवी हाजिर खिदमत है और आज हमें ज्वाइन कर रही हैं आईटी इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ा नाम कंवल चीमा साहबा। कैसी हैं कमल, आप ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। कमल, मुझे ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान में चैरिटीज़ जो हैं वो हाइड कर रही हैं और ट्रुथ को, और इम्पैक्ट मीटर को कैसे एक्सपोज कर रहा है उनके फ्लॉज को, ट्रेडिशनल फिलैंथ्रोपी की जो हाँ, चीज़ें? माई इम्पैक्ट मीटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि चैरिटेबल स्पेस के अंदर सोशल फिलैंथ्रोपी के अंदर टेक्नोलॉजी को लेकर आया। और जब आप टेक्नोलॉजी को किसी भी चीज़ के अंदर लेकर आते हैं, आप उसको एक सिस्टम्स अप्रोच में ले आते हैं, आप उसको फ्रिक्शनलेस कर देते हैं, सिंपल कर देते हैं, कन्वीनियंट कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, इक्विटेबल कर देते हैं, तो माई इम्पैक्ट मीटर, और फिर उसको ट्रेसेबल कर देते हैं। सबसे बड़ी बात, क्योंकि जब ये पहले पाकिस्तान में देखें, चैरिटी तो बहुत होती है जी मगर पाकिस्तान में एक तो चैरिटी होती है वो जो आप इशारे पे दे देते जी जी जी, ऐसे ही। हैं बेगर माफिया को, जो कि इतना बड़ा माफिया है पाकिस्तान में और गुर्बत उधर की उधर ही रहती है। और दूसरा ये कि जो एनजीओज़ पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मगर उनको देने का सच जब आप उनको देते हैं तो एक तो ये कि उनकी कोई मार्केट प्लेस नहीं है कि एक ही जगह पे जहाँ पे आप एनजीओज़ को देख सकें, कंपेयर कर सकें उनके कॉजेज़, उनके पैक्स। दूसरा ये कि उनकी रिपोर्टिंग एक ही जगह से आपको मिल जाए, क्योंकि अगर आप बहुत सारे एनजीओज़ को देखें, इट्स डिफ़िकल्ट टू कीप ट्रैक ऑफ व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट हैपेंड टू योर मनी दैट यू गिव। तो ये प्लेटफॉर्म है, एक ही मार्केट प्लेस है, उसमें सारी एनजीओज़ भी हैं जहाँ पे एनजीओज़ के सब कॉजेज़ नज़र आ रहे हैं, सब पैकेजेस नज़र आ रहे हैं, आप किसी को भी दे सकते हैं विद अ सिंगल क्लिक। जस्ट लाइक आप ऊबर ऑर्डर करते हैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू एक सिंगल क्लिक के थ्रू दे सकते हैं। फिर आपने किसी को राशन देना है तो आप उसका शनाख्ती कार्ड नंबर डाल के उसे राशन का डिजिटल वाउचर दे सकते हैं। उसी तरह आपने उस राशन के लिए, लेट्स से आपने 10,000 का देना है, आपने अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे किया, जास कैश के थ्रू पे किया, उसको एक एसएमएस जाएगा, वो अपने घर के करीब जाए, उस एसएमएस दिखाए, उसको घर के करीब वाली दुकान से 10,000 रुपये का राशन मिल जाएगा। ऐसे ही। बगैर पैसे नहीं मिलेंगे, राशन मिल जाएगा और आपको वो पूरा ट्रेस नज़र आएगा। आपको नज़र आएगा वो दुकान पे गया, उसने राशन ले लिया, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके 10,000 रुपये उस दुकानदार के पास चले जाएंगे। तो इट्स लाइक द इजी पैसा जैस कैश ऑफ राशन एंड अदर सर्विसेज। आप किसी की एजुकेशन कर सकते हैं, आप किसी की स्कूल फ़ीस दे सकते हैं, किसी की वोकेशनल ट्रेनिंग की फ़ीस दे सकते हैं, किसी की यूनिवर्सिटी फ़ीस दे सकते हैं। हम इसके अंदर हेल्थ को भी लेकर आ रहे हैं, तो आप किसी की हेल्थ की पेमेंट कर सकते हैं और वेंडर को जाती है, जो सोशल जो जो एक कमर्शियल वेंडर होता है, जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, आपकी पेमेंट उसको जाती है। ओके। ताकि आपके जो पैसा है वो इस तरह इस्तेमाल ना हो जिससे आपने इंटेंड नहीं किया, मतलब कि वो मिसयूज़ ना हो कि आपने तो राशन के लिए दिया था मगर वो सिगरेटों में लग गया, या वो नशे में लग गया, या वो जुए में लग गया। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर ये है कि इस ऐप के अंदर आप डोनर्स आपस में दोस्त भी बन सकते हैं, जस्ट लाइक फेसबुक पे आप फ्रेंड्स बनते हैं, एक दूसरे से बेनिफिशरी शेयर कर सकते हैं। आपके अगर कजन्स अमेरिका में रहते हैं और आप गांव में जाके गरीब लोगों को ऐड करके उनके साथ शेयर कर सकते हैं, वो उनको महीने महीने की ग्रोसरी दे दें, उनके बच्चों को स्कूल भेज दें। या फिर और फिर आपको एक ही जगह सब कुछ नजर, इट्स लाइक अ फुल डैशबोर्ड। एक जगह पे आपने अपनी प्रोफाइल बनाई है, वहाँ से आप चैरिटी कर रहे हैं, सारी एनजीओज नज़र आ रही हैं, किसी को आपने देना है, आप एक ही जगह से दे रहे हैं। आपको अपना ज़कात भी आपकी उधर ही, आप गोल आप ज़कात का डाल सकते हो, वहीं पे रिटायर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं आप कौन से कॉजेज़ में दे रहे हैं, बार चार्ट्स ग्राफ्स में आपको सब नज़र आ रहा है। फिर चैरिटी वॉलेट है, उसी से आप एक क्लिक के थ्रू देते रहे। तो इट्स वेरी वेरी इजी फॉर द डोनर्स, लाइक एंड टू बहुत लेमन टर्म्स में अगर मैं कहूँ ना तो कह लें कि फेसबुक एंड ऊबर ऑफ चैरिटी। वाई डू यू बिलीव जो डिजिटल फिलैंथ्रोपी है वो फ्यूचर है, और ये हमारी एनजीओ जिनसे स्केर्ड क्यों है? आप वाई दे आर स्केर्ड ऑफ इट? वाई दे स्केर्ड ऑफ माई इम्पैक्ट मीटर? नहीं नहीं, दी डिजिटल फिलैंथ्रोपी। डिजिटल फिलैंथ्रोपी, आपको लगता है ना फ्यूचर है वो? हाँ हाँ बिल्कुल। देखें, टेक्नोलॉजी तो इनएविटेबल है, ओके। टेक्नोलॉजी ने आना ही आना है, टेक्नोलॉजी को अब आप रोक नहीं सकते।
ठीक है, और लोगों ने जिसे कहते हैं ना कि एक तरीका हो गया अब फ़ोन से, ऐप से हर चीज़ जी, ऐसे करने ही है। का, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता उस तरफ जा ही रही हैं। अब देखिए बहुत सारी जो हमारी चैरिटीज़ भी या और भी बिज़नेसेस जो कि बड़े ट्रेडिशनल हैं, उनको टाइम लगता है कि वो उस डिजिटल जर्नी ओके, में, क्योंकि उन्हें डर होता है कि पता नहीं कितना मुश्किल है, पता नहीं कितना है, मगर ये बहुत आसान है और ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये होता है कि बहुत आसानी पैदा करती है। तो इसलिए वो फ़ियर, आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट ऑफ द फ़ियर ऑफ द अननोन, बट आहिस्ता-आहिस्ता लोग उसी की तरफ मूव हो रहे हैं। आपके ख्याल में एआई की सिर्फ हाइप बनी हुई है या वाकई आगे हम फ्यूचर में देखेंगे पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में वो जॉब्स को रिप्लेस कर देगा आपके ख्याल में? देखिए एआई जो है शॉर्ट टर्म में तो जॉब्स को रिप्लेस नहीं करेगा, ओके, ठीक है। शॉर्ट टर्म में एआई उन लोगों को रिप्लेस करेगा जो एआई को यूज़ नहीं करते। वो लोग, मतलब देखिए आप जो भी जॉब करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं जी, मेरा, अब आपने इसके सवाल बनाने हैं, फिर उसके बाद आपने ये वीडियो जब बन रही है इसकी एडिटिंग करनी है, इसकी रेंडरिंग करनी है, एक्सेट्रा, फिर उसको, ये सारी चीज़ें आप एआई को लेवरेज करके बहुत जल्दी कर सकते हैं, ओके, बहुत जल्दी, ठीक है। तो आपका जो इसी एक पॉडकास्ट करने में जो आपको अगर पहले लेट्स से कि 40-20 घंटे लगते होंगे, 40 घंटे लगते होंगे पूरा एंड टू एंड करने में, जी, तो अब आपको जो है वही चीज़ करने में हो सकता है 5 घंटे लगे जी, ऐसे या ही। 4 घंटे लगे। सो द थिंग इज़ कि एआई आपके जो काम है उसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कर देता है, आप अगर एआई को लेवरेज करना शुरू करते हैं। तो वो लोग जो कि एआई को नहीं लेवरेज करते, उनकी जॉब ज़रूर रिप्लेस हो जाएंगी उन लोगों से जो करते हैं। लॉन्ग टर्म में एआई क्या करेगा, वो तो अब क्या कहा जा सकता है। मेरा ओके। ख्याल है लॉन्ग टर्म में ऐसा होगा कि एआई बहुत सारी जॉब्स आपको लगता है रिप्लेस कर देगा। पाकिस्तान के जो आईटी ग्रेजुएट्स हैं आर दे इंडस्ट्री रेडी या हमारा एजुकेशन सिस्टम उनको फेल कर रहा है? देखिए अभी एचईसी की कुछ अर्सा पहले भी रिपोर्ट आई थी कि जो कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स हैं सवाए कुछ यूनिवर्सिटीज़ के, दे नॉट एम्प्लॉयबल। तो हमारा जो, मैं हुकूमत को भी यही कहती हूँ जो जो हमारे काइंड ऑफ जो रन करते हैं इस कंट्री को, उनको यही कहा मैसेज है कि जो एजुकेशन का बजट है वो ज़्यादा होना चाहिए और ओके, एजुकेशन में हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो दे। इंडिया ने यही किया कि उन्होंने अपने आईआईटीज़ और एजुकेशन में बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, जिसकी वजह से अब वो सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में टेक कंपनीज़ में, स्पेशली बड़ी टेक कंपनीज़ में आपने देखा हो बहुत सारे इंडियन सीईओज़ आ गए। तो पाकिस्तान इज़ नो डिफरेंट, पाकिस्तान कैन डू दैट। बट एजुकेशन पे पाकिस्तान का अगर कोर इश्यूज़ देखा जाए तो उसमें एक जो बहुत बड़ा इशू है वो है क्वालिटी एजुकेशन। ओके। उस इशू को अगर सॉल्व कर दें तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के बहुत सारे इश्यूज़ वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। What is the one dark secret about tech companies which no one talks about? आई थिंक कि देखें बहुत सारे आपको पता चलता है कि टेक कंपनीज बहुत बड़ी बड़ी जो जायंट्स हैं, आप फ्री में सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका सब प्रोडक्ट्स फ्री हैं, बट देर इज़ अ प्राइस दैट यू पेइंग फॉर दैट विच इज़ इन टर्म्स ऑफ योर प्राइवेसी। ये बड़ी जो टेक कंपनीज हैं ये पैसे बनाती हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट, और जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट उनकी टारगेटेड हो, जितनी ज़्यादा काइंड ऑफ सेगमेंटेड और पोजीशनिंग उसकी बहुत अच्छी हो, उतना ज़्यादा वो पैसे कमा सकती हैं। तो दे नीड टू लर्न अबाउट यू, दे नीड टू नो हु यू आर, दे नीड टू नो व्हाट योर लाइक्स आर, व्हाट योर डिसलाइक्स आर, दे नीड टू नो कि आप किस चीज़ पे क्लिक करेंगे, कौन सी चीज़ वो आपको बेच सकते हैं। तो इस तरह वो पैसे कमाती हैं, ये उनका मॉडल होता है। और फिर वो बहुत सारा इन्फ्लुएंस भी कर सकती हैं। आप देखें जो सोशल मीडिया है उसके एल्गोरिदम्स किस तरह काम करते हैं। उसके एल्गोरिदम्स इस तरह काम करते हैं कि अगर आप ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ आपको पसंद है, या जी, अगर आपकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है, आप उस तरह की वीडियोस देखते हैं तो आपको उसी तरह की नज़र आती रहेंगी। आपको बाकी दुनिया, आप उसका एल्गोरिदम इस तरह का होता है कि जो कंटेंट आप देखते हैं, जिस तरह का कंटेंट आप देखते हैं, वो उसी तरह का कंटेंट। जी, अगर ऐसे आप ही। ये कहते हैं कि जी दुनिया फ्लैट है, आप लेट्स से ऐसे लोग हैं दुनिया में जो कि जिनको हम फ्लैटेरियंस कहते हैं, कि जो कि ओके, समझते हैं कि जी दुनिया, आज भी वो समझते हैं कि दुनिया फ्लैट है। ओके, अगर आप उनसे बात करें तो वो कहेंगे दुनिया तो फ्लैट है। आप कहेंगे तुमने कहाँ पे देखा? उनका सारे इंटरनेट पे यही लिखा हुआ है कि दुनिया फ्लैट है। क्योंकि वो जिस तरह की वीडियोस और जिस तरह का कंटेंट देखते हैं उन्हें वही कंटेंट नजर आएगा, उन्हें वही कंस्पिरेसी थ्योरीज नजर आएंगी जो कहती हैं कि जी दुनिया तो फ्लैट है और हमसे धोखा हुआ है। तो तो ये एक डार्क साइड है, कह लें कि सोशल मीडिया की और इन बड़ी कंपनीज की। दे कीप यू हैप्पी, दे गिव यू मास कस्टमाइजेशन, दे गिव यू you know they get to know you a lot more than
you think they know you. आपके ख्याल में माई इम्पैक्ट मीटर जो है वो डिस्टर्ब करता है चैरिटीज़ को, ट्रेडिशनल चैरिटीज़ को, जैसे फिनटेक ने बैंकिंग को किया था? डिसरप्ट नहीं करता. ओके माई इम्पैक्ट मीटर जो है वो उनको इनेबल करता है. उनको वो ज़्यादा इनेबल करता है. उनको वो टेक का एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे वो पूरा फंड मैनेजमेंट सिस्टम उनको मिल जाता है, उनको एक डोनर मैनेजमेंट सिस्टम मिल जाता है, उनको एक तरीका मिल जाता है, एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम मिल जाती है, और उनको एक तरीका मिल जाता है टू गेट एक्सेस टू फंड्स जो कि उनके पास पहले नहीं थे. उनको एक तरीका मिल जाता है टू मार्केट देमसेल्व्स. ठीक है, उनको एक मार्केट प्लेस मिल जाती है. तो डिस्टर्ब नहीं करता, मेरा ख्याल है उनको इनेबल करता है और उनकी रीच को बढ़ाता है. जो बड़ी चैरिटीज़ हैं आपको लगता है मैनिपुलेट करते हैं लोगों के इमोशंस को फॉर प्रॉफिट? आई थिंक देखिए, ये कहा नहीं जा सकता कि चैरिटीज़ जो है वो फॉर प्रॉफिट तो होती नहीं है. जी, डोनर्स एनजीओज जो है वो फॉर प्रॉफिट तो होती आई एम नहीं है. सेइंग दैट डोनर्स के इमोशंस के साथ हाँ, डोनर्स के, क्योंकि वो फॉर प्रॉफिट नहीं होती, जाहिर है कि मार्केटिंग, वो कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है. तो वो जंगल में नाचा मोर किसने देखा, तो उनका क्योंकि है ही ये, उन्होंने लोगों से पैसे लेने हैं टू हेल्प द पुअर. और पुअर जो है वो उनकी बीमार है या उनकी कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो वही दिखा के उन्होंने पैसे लेने हैं. तो कहा भी जा सकता है कि वो इमोशंस को मैनिपुलेट करते हैं, मगर देन अगेन वो वही तो दिखा रहे हैं, वही तो वो बता रहे हैं कि भाई ये इन लोगों की, जो लेस फॉर्चुनेट लोग हैं, उनकी मदद करें. पाकिस्तान का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है क्या वो फीमेल फाउंडर्स को सपोर्ट करता है या ये पीआर मिथ बनी हुई है? मेरा ख्याल है कि हमारा, क्योंकि बहुत अरसे से एक जनरेशनल बायस है. ठीक है, क्योंकि बहुत ट्रेडिशनली फीमेल्स जो है वो नहीं आई बाहर नहीं आई, इतने ज़्यादा एक्सपोज नहीं हुई, इतने जॉब्स में नहीं आई. तो वो बहुत जनरेशनल, ओवर अ पीरियड ऑफ जनरेशंस एक बायस बन चुका है. तो वो बायस जो है, बहुत वेल मीनिंग लोग भी जो कि फीमेल्स को सपोर्ट भी करना चाहते हैं, उनके अंदर भी अनकॉन्शियस वो बायस आ जाता है और अनकॉन्शियस डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है, जो कि मैंने इस पे एजुकेट करने की ज़रूरत है, और मैं करती भी हूँ. बहुत सारी दफ़ा इस पे बहुत डिटेल में बात करती हूँ. मर्दों को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है, औरतों को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है. तो मेरा ख्याल है कि अभी वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो. ये नहीं कह सकते कि फ़ीमेल फाउंडर्स जो है वो बिल्कुल मेल फाउंडर्स के शाना बशाना आ चुकी हैं, या उनके राइट्स बिल्कुल उस तरह के हो चुके हैं, या उनको उतना ही सपोर्ट किया जा रहा है जितना मेल फाउंडर्स को सपोर्ट किया जाता है. अभी आई थिंक वी डू हैव अ लॉन्ग वे टू गो. व्हाट इज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ योर करियर व्हिच नो वन नोज अबाउट? फेलियर ऑफ माय करियर कितने बताऊं आपको? आई थिंक फेलियर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा दे बिकम पार्ट एंड पार्सल, एंड वो ना हो तो यू कांट ग्रो. फेलियर्स प्रॉबली मेक यू लर्न. वो आपको ज़्यादा सिखाते हैं, सक्सेस से ज़्यादा फेलियर सिखाता है आपको. और जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो लोगों को लगता है कि आप बड़े लकी हैं और आप बड़े सक्सेसफुल हो गए यहाँ पे, मगर उनको ये नहीं समझ आती कि आप जब जो सक्सेसफुल हुए हैं वो आप एक लिस्ट ऑफ फेलियर्स से गुजर के वहाँ तक आए हैं. बार बार गिरे हैं, बार बार खड़े हुए हैं, बार बार गिरे. तो मेरी तो लिस्ट इतनी बड़ी है फेलियर्स की कि मतलब, और उन्हीं से मैंने सीखा है. मेरा ख्याल है कि वो फेलियर्स ही आपकी सक्सेस बनाते हैं. जब आप बार बार फेल होते हैं, आप उससे सीखते हैं और आप बेहतर करते हैं अगली दफ़ा. और उसी तरह अगर आप 10 साल पीछे चले जाएं तो आपके करियर में कौन सी एक ऐसी गलती है जिसको आप अंडू करना चाहेंगे? आप अंडू मैं किसी चीज़ को नहीं करना चाहूँगी. मेरे पास कोई रिग्रेट्स इस तरह के नहीं है. मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें हुई उस वक्त अगर मैं हाइंडसाइड में देखूँ, मुझसे कुछ बहुत बड़ी गलतियाँ भी हुई, मगर उन गलतियों ने भी कंट्रीब्यूट किया जो मैं आज हूँ. उन गलतियों का भी उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. वो गलतियाँ ना होती तो मैं वो सारी चीज़ें ना सीख सकती जो मैंने सीखी. तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो मैं कुछ चेंज नहीं करूँगी. हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो जो गलतियाँ थी, उनसे तकलीफ़ हुई, गिरी पड़ी, उनसे सीखा, और उन गलतियों को भी मैं अपने जो माथे पे, जो कहते हैं ना कि आपके जो ताज के अंदर डिफरेंट वो होते हैं, जेम्स होते हैं, वो गलतियाँ भी बहुत बड़े, वो मेरा ख्याल है वो सक्सेसेस से बड़े जेम्स वो गलतियाँ हैं. ओके, सो आप ख्याल है क्या पाकिस्तान इज गोइंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ नेक्स्ट सिलिकॉन वैली, या ये सिर्फ ड्रीम ही रहेगी? Pakistan needs to fix a few things before it can And what are those, do that. I think सबसे पहली बात तो ये कि education, जो कि मैंने पहले बात की कि we need to focus a lot on education.
और फिर उसके बाद जब आप एजुकेशन पे फोकस करते हैं तो उसके बाद मेरिटोक्रेसी जिसे कहते हैं ना कि मेरिट बहुत 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 ज़रूरी है। जो पाकिस्तान के अंदर आर्टिफिशियली जो मतलब कुछ बहुत वेल टू डू या एलीट ग्रुप है, वो हमारे पाकिस्तान का जो एलीट है, अब ये मैं कंट्रोवर्शियल बात करने लगी हूँ, मगर ये कहा जा सकता है कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट अनप्रोडक्टिव एलीट क्लास इन द वर्ल्ड, ओके बिकॉज वो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते रहते हैं। रियल एस्टेट में फॉर एग्जांपल, रियल एस्टेट में क्या प्रोडक्टिविटी है, क्या इनोवेशन है? वही लैंड है, उसी को बस तुम घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, उसके अंदर कोई इनोवेशन नहीं है। ठीक है, तो मेरा ये ख्याल है कि जब तक कि हमारा ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा और हमारा माइंडसेट जो है वो इनोवेशन की तरफ नहीं आएगा, हमारी एलीट जो है वो बड़े रिस्क लेने को तैयार नहीं होंगे, वो अपना कैपिटल जो है उसको इनोवेटिव ऐसी चीज़ों में जो कि मुल्क की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाएं उसमें नहीं लगाएंगे, जब तक यहाँ पे नई चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग, नई चीज़ों की फैक्ट्रियाँ, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा जो कैपिटल है वो नहीं डलेगा। और जब तक कि ये पुरानी ये जो जैसे अनप्रोडक्टिव क्रॉप्स जैसे राइस हो गया या शुगर हो गया या रियल एस्टेट, इन चीज़ों में लगता रहेगा, और जब तक एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जाएगा, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सकते। Kamal, what is stopping Pakistan from creating $1 billion tech company like Google or Tesla? देखें, पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली, और ये फिर थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात है, मगर पाकिस्तान के अंदर एक माइंडसेट है कि जब बिजनेसेस बहुत बड़े होना शुरू हो जाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ कंट्रोल्स उन पे लगना शुरू हो जाते हैं। Okay. वो उस तरह से वो वाली इन्वायरमेंट जो एक बिल्कुल फ्री इन्वायरमेंट है टू ग्रो, वो नहीं दी जाती। एवरीबडी वांट्स अ पीस ऑफ इट, एवरीबडी इन एनी प्लेस ऑफ इन्फ्लुएंस वांट्स अ पीस ऑफ इट। और मेरा ये ख्याल है कि जनरली एज अ कॉम हम बहुत वी आर सोसाइटी ऑफ इंडिविजुअल्स, हमारे अंदर वो जो एक कम्यूनल चीज़ होती है ना कि हम और ये थोड़ी सी हेस्टी जनरलाइजेशन है, तो मैं पहले ही माफ़ी मांगती हूँ आपसे कि मैं थोड़ी सी हेस्टी जनरलाइजेशन करने लगी हूँ, मगर जो मैंने नोटिस किया इस कल्चर में रह के, और मैं बाहर भी बहुत ज़्यादा रही हूँ, वो ये कि लोग टांग खींचते हैं एक दूसरे Okay. की, और उस तरह से वो सपोर्ट या वो चीयर लीडर्स नहीं बनते नीचे से, जो कि एक इस तरह के बड़े बिजनेस के को जो इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम चाहिए होता है, वो हमारे पास अभी उस तरह से मेरा ख्याल है कि वो कंडीशंस नहीं है। तो जब तक कि ये नहीं होगा, जब तक कि वो कहते हैं ना कि रेगुलेशन और गवर्नमेंट डजंट गेट आउट ऑफ द वे जी। ऑफ बिजनेस, दे हैव टू गेट आउट ऑफ द वे, तो तब तक। अब देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ। पाकिस्तान में हम किस तरह चलते हैं? पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो कर्ज़ों पे चलती है, जी। ठीक है, और ज़्यादातर पाकिस्तान की इकोनॉमी, जब हमें कर्ज़ा ज़्यादा मिलता भी है या जब हमें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, वो जबकि रीजन में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है। रीजन में जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिसकी वजह से पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ जाती है, डिफरेंट जो हमारी फोर्सेज हैं, बड़ी जो पावर्स हैं, उनको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ जाती है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन। तो पाकिस्तान को हर तरफ से ऑफर्स आ रही होती हैं, और एक पाकिस्तान एक बड़े अच्छे कंडीशन में आ जाता है, और पाकिस्तान में पैसा आता है। अब मसला ये है कि जब भी पैसा आया है पाकिस्तान में, वो पैसा जो है वो पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाने में नहीं लगाया। Okay. वो पैसा जो है वो अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ों में लग गया जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल डॉलर को एक जगह पे रखने में, सतह पे रखने में, सब्सिडीज़ में, करप्शन भी बहुत हुई। तो अनफॉर्चुनेटली वो पैसा जो है उसने पाकिस्तान को उस कर्ज के साइकिल से निकालने के लिए वो इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है, विच मीन्स कि पाकिस्तान उस कर्ज के साइकिल में, वो कहते हैं ना, एक डाउनवर्ड स्पाइरल में ही चलता रहा, विच इज़ वाई पाकिस्तान के जो हम फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, पाकिस्तान में जो रूलिंग क्लास होती है, वो फाइनेंशियल पॉलिसी तो वो बनाते ही नहीं है। पॉलिसी तो बनाते हैं वो जो जिनके कर्ज़ों में हम पड़े हुए हैं। तो वहाँ से क्योंकि फाइनेंशियल पॉलिसी आती है, हमारे इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई होते हैं। उन इंटरेस्ट रेट्स हाई होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत कोई फ्रूटफुल नहीं होती, बिकॉज ऑब्वियसली देखें, अगर मैं बैंक में रखूँगी अपना पैसा
और मुझे जो है वो 16-17% बैंक में रखने से मिल जाएगा, तो मैं पागल हूँ कि मैं जाके रिस्क लूँ, वैसे इंडस्ट्री ही लगाऊँ जिसमें मुझे पता भी नहीं कि रिटर्न, क्या ऊपर आएगा, से जो है मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतना ज़्यादा वैसे है ही कि उस इंडस्ट्री लगाने के लिए मुझे बैंक से बोरो करना है, वैसे ही उसमें मुझे 16-17% उनको भी देना है, वैसे ही ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में ये देखें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो इश्यूज़ हैं, ट्रेड डेफिसिट्स हैं, उसकी वजह से भी हम एक डाउनवर्ड्स, वहाँ पे भी एक डाउनवर्ड स्पायरल में है, क्योंकि पाकिस्तान के रुपए की जो कदर है, कदर है वो कम से कम होती जाती है, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी मिनिमम वेज बढ़ जाती है, तो कॉस्ट ऑफ लेबर बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ लेबर बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है, और कॉस्ट ऑफ एनर्जी तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ एनर्जी कहाँ गई हुई है। तो इस वजह से देखिए, जब ये सारी चीज़ें हम मिला देते हैं तो पाकिस्तान में फिर बिजनेस के लिए बहुत अनफेवरेबल कंडीशंस बन जाती हैं। तो इसलिए पाकिस्तान, और फिर क्या होता है, ये सारा बिजनेसमैन के लिए इतनी अनफेवरेबल कंडीशंस, फिर भी वो बेचारा जाके अगर बिजनेस कर रहा है टुट पच के जिसे कहते हैं, तो उसके बाद उसके ऊपर रेगुलेशन आ जाती है। उस 10 लोग आ जाते हैं जो कि ज़रा सा उसका बिजनेस अच्छा हो जाए तो 10 उम्मीदवार आ जाते हैं, वैसे ही ठीक है। तो 10 किस्म की जो है वो ऑफिसर्स आ जाते हैं, छोटा जो है वो ग्रेड 18 वाला बंदा भी यहाँ पे जो है वो बैठा हुआ है उस्ताद बन के, अफसर बन के, उसको भी कुछ चाहिए, उसको भी कुछ चाहिए, उसको भी। तो फिर देखें ना, फिर कैसे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर $1 बिलियन कंपनी बन जाए? ये देख लें कंडीशंस क्या है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल, विच वन इज ओवररेटेड इन योर ओपिनियन? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल। या आई थिंक एप्पल इज सो ओवररेटेड। मतलब अगला फोन आता है उसमें कुछ होता नहीं है, एक जरा सा कैमरा की पोजीशन इधर से रख के इधर कर दी, उधर से उधर कर दिया थोड़ा सा, और भाई वो नया, और लोग जो है वो पागलों की तरह लाइनों में लगे हुए होते हैं और ले रहे होते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि, मगर देखें, बड़ी मैं दाद देती हूँ कि उन्होंने एक कल्ट फॉलोइंग अपनी बना ली है, और लोग वाकई जो है वो कोई ख़ास इनोवेशन नहीं होती, मगर लोग फिर भी लाइनों में लगे होते हैं और वो ले रहे होते हैं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आई थिंक के दे हैव बिन इनोवेटिंग, दे हैव, मगर अब एआई में, अब एआई की रेस है, और अब एआई में जो है जो कंपनी आगे चली गई वो डिसरप्ट कर देगी बाकी सबको, बाकी सब टेक कंपनीज डिसरप्ट हो जाएंगी। अगर पाकिस्तान की आईटी और टेक इंडस्ट्री की जो फेस हैं कंवल चीमा साहिबा, उनको इलॉन मस्क जो है वो ऑफर करें टेस्ला में जॉब, तो क्या कंवल एक्सेप्ट करेंगी या रिफ्यूज़ कर देंगी? रिफ्यूज़ कर दूंगी। इसलिए रिफ्यूज़ कर दूंगी कि देखिए, मैं पहले भी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल में थी और मैं छोड़कर आई, क्योंकि वहाँ पे जो मैं कर सकती हूँ वो इट्स अ ड्रॉप इन द ओशन, ओके, ठीक है, बिकॉज दे हैव द बेस्ट पीपल, दे डोंट नीड अ कंवल चीमा। कंवल चीमा कैन नॉट गो एंड मेक मच ऑफ अ डिफरेंस ओवर देयर, को बहुत बड़ा जाके मैं वहाँ पे मार्का नहीं मार सकती, मगर यहाँ पे रह के या कहीं और रह के अपने मुल्क में मैं अगर कुछ करूँगी तो उसका शायद थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट हो। यहाँ पे मेरी शायद थोड़ी ज़्यादा, मुझे लगता है कि थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत हो उन कंपनीज को, वहाँ पे मैं कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकती। वर्स्ट टेक मिथ क्या है जो अभी भी पीपल स्टिल बिलीव कि वो सच है? वर्स्ट टेक मिथ, आई थिंक टेक को लोग बहुत मुश्किल समझते हैं, जो कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ओके, टेक में ऐसी चीज़ें हैं, मतलब लोग उसको हवा बना लेते हैं कि पता नहीं कितना मुश्किल है, और मैं तो टेक्नोलॉजी का बंदा नहीं हूँ। मगर आप देखें एआई ने और इस तरह की चीज़ें आ गई हैं कि टेक इतना लेवरेज करना, टेक्नोलॉजी को इतना आसान हो चुका है, एआई को लेवरेज करना इतना आसान हो चुका है, इंटेलिजेंस कमोडिटाइज हो चुकी है। अगर आपको वो इस्तेमाल करना आता है तो इवन इफ़ यूर नॉट दैट, even if you're a bit dim here, you can still be very intelligent, because intelligence is commoditized. You can use that intelligence to do things that you would not be otherwise be able to do from here. So तो मेरा ये ख्याल, और फिर देखें टेक एक ऐसी चीज़ है, आईटी के कोर्सेज ऐसे हैं, ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें 3-4-6 महीने की ट्रेनिंग के बाद लोग अच्छा खासा कमाना शुरू कर सकते हैं, चाहे उन्होंने सिर्फ मैट्रिक किया हो, सिर्फ एफए किया हो, सिर्फ बीए किया हो, मतलब कोई बहुत पढ़े लिखे ना हो, फिर भी जो है वो कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद अच्छा खासा डॉलर्स में कमाना शुरू कर सकते हैं। तो ये जो लोग टेक को हवा बना देते हैं, बहुत मुश्किल समझते हैं, ये एक मिथ है। इज एआई जनरेटेड कंटेंट अ थ्रेट टू ह्यूमन क्रिएटिविटी या स्पोर्ट के लिए? आई थिंक कि देखिए, जैसे मैं अक्सर ये एग्जांपल देती हूँ कि पुराने ज़माने में जो बहुत हमारे बूढ़े थे, जैसे मेरी नानी, उनसे आप कोई मैथ का सम पूछ लेना
आप उनसे पूछ लें जी फलां 13 इंटू 128, वो आपको 1 मिनट में जवाब दे देंगी। मुझसे पूछें तो मुझे बहुत देर लगेगी उसको कैलकुलेट करने में अपने दिमाग में। तो इसी तरह जो है वो एआई अब ये क्या कर रहा है, एआई इज कमोडिटाइजिंग इंटेलिजेंस, ठीक है, विच मीन्स के पहले जो हम बहुत सोच समझ के एक चीज़ सोचते थे, लेट्स से आपने प्रेजेंटेशन कोई बनानी है, पहले आपको बहुत देर लगा के सोच के उसका पहले फ्लो डिसाइड करना है, फिर आपने उसको उसका कंटेंट डिसाइड करना है, फिर आपने डिसाइड करना है कि आपने उसको प्रेजेंट कैसे करना है। अब आप चैट जीपीटी के थ्रू, एआई के थ्रू आप उसको प्रॉम्प्ट दें, आप उसको बताएं कि जी ये टॉपिक है, इस तरह का फ्लो होना चाहिए, ये ऑडियंस है और इस तरह की प्रेजेंटेशन मुझे चाहिए, वो आपको सारा कुछ करके दे देगी, आपको अपना दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। तो इस तरह ओवर टाइम, आई बिलीव ओवर टाइम जो हमारी ये क्रिएटिव मसल है जिसको हम एक्सरसाइज करते हैं बार बार, उसकी एक्सरसाइज उसको हम कम करेंगे तो ऑब्वियसली जिस मसल को एक्सरसाइज नहीं करते वो मसल वीक हो जाता है। आप कैसे इंश्योर करती हैं कि माई इम्पैक्ट मीटर जो है वो जो है वो बेवकूफ़ ना बने कोई फेक कॉजेज से? हमारा एक तो ये कि हम सिर्फ और सिर्फ वही लेकर आते हैं एनजीओज जो कि गवर्नमेंट वेरीफाइड एनजीओज होती हैं। कोई ऐसी एनजीओ हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं आती जो कि पूरे गवर्नमेंट के प्रोसेस से पहले नहीं गुजर चुकी। तो पहले तो वो, उसके बाद हम जो कॉजेज़ हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर लगती हैं और जो पैक्स हमारे प्लेटफॉर्म पे लगते हैं, उस पर अगर कोई भी फंड्स जनरेट होते हैं और हम उनको फंड्स देते हैं तो फिर उसकी रिपोर्ट मांगते हैं। और उनके साथ क्या हुआ, उसमें उन फंड्स के साथ क्या हुआ, हम कह लें कि वी आर दैट पार्टी इन द मिडल विच डज द ओवरसाइट, एक और एहतसाब की ऑडिट के बीच में लेयर आ जाती है हमारी वजह से, कि उन फंड्स को जो हमारे थ्रू जा रहे हैं वो सही तरह से यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं। अगर सुबह को कमल को कॉल आए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की और वो कहें कि कमल आप आके आईटी और टेक इंडस्ट्री की भागदौड़ संभालें, तो क्या कमल एक्सेप्ट करेंगी? और अगर करेंगी तो क्या मेजर्स लेंगी कि पाकिस्तान की आईटी और टेक इंडस्ट्री जो है बूम पे चली जाए? बहुत मुश्किल सवाल आपने पूछा है। मैं पहले भी जो है वो ये कॉल तो नहीं आई कि मैं पूरी भाग दौड़ संभाल लूँ, मगर सिमिलर कुछ इस तरह की चीज़ें थोड़ी बहुत हुई हैं। मेरा ये ख्याल है कि इस तरह की भाग दौड़ पाकिस्तान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए टेक्नोलॉजी जो है वो एक, मेरा ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, उसको सही करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ पे भी मेरी ज़रूरत हो, मी एज एन एडवाइज़र, शायद मैं पूरा ऑल द वे वो, क्योंकि मैं बहुत सारी अपनी चीज़ें कर रही हूँ तो उसमें कोई शायद कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, बट एज एन एडवाइज़र आई वुड लव टू wherever I can serve my country in any way, I would love to do that. अगर आपको बस आखिरी सवाल, अगर आपको 10 सेकंड में माई इम्पैक्ट मीटर को एक्सप्लेन करना हो तो आप क्या कहेंगे? I would say it is the first digital charity app of Pakistan, and it is a marketplace in social media for charity. थैंक यू सो मच फॉर टाइम कमल, नेक्स्ट टाइम फिर आपको मौका देंगे। Thank you so much. थैंक यू।